Hello everyone, welcome to Bond Breakers Entry Test Preparations. MD कैट फिजिक्स में हम वर्क एनर्जी एंड पावर के चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे और आज हमने उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए वर्क के कुछ ग्राफ्स और उसके साथ साथ एनर्जी के टॉपिक को डिस्कस करना है अलॉन्ग विद पास्ट पेपर एमसीक्यूज। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ हमें क्या बताता है। फोर्स हमारे पास आ गया वाई एक्सिस पे और डिस्प्लेसमेंट आ गई हमारे पास एक्स एक्सिस पे। अब अगर मैं ये कहूं कि मैं इस ग्राफ का एरिया फाइंड करना चाहता हूं, तो जो लोग फोर्स एंड मोशन पढ़ चुके हैं उनको पता होगा एरिया इक्वल्स टू एक्स वैल्यू ऑन एक्स एक्सिस मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑन वाई एक्सिस विच वुड बी एफ इनटू डी। एफ इनटू डी क्या होता था? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट क्या होता था? वर्क होता था। ये चीज थी सिर्फ जो कि हमने पहले ग्राफ में समझनी थी, जो कि इंतहाई बेसिक बात है, बेसिक से बेसिक लेवल की बात है। ठीक है, अब फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसा होगा या फोर्स कैसी होगी उस पे आपके बाकी के ग्राफ्स और उनके एरियाज डिपेंड करते हैं। इस बात का क्या मतलब है? इस बात को समझाने के लिए मैं आपको कहता हूं कि मेरे पास तीन टाइप की फोर्सेस हैं। पहली फोर्स है यूनिफॉर्म फोर्स, दूसरी फोर्स है यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग फोर्स, तीसरी फोर्स है वेरिएबल फोर्स। अब यहां पर तीन मुख्तलिफ ग्राफ्स बनेंगे। ग्राफ नंबर 1 की बात कर लेते हैं जिसमें आपके पास यूनिफॉर्म फोर्स। जब भी आपके पास कोई वैल्यू ग्राफ में यूनिफॉर्म होती है तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बनती है विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, अब अगर आपसे कोई कहे कि इस ग्राफ का एरिया निकाल के दो, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप कहेंगे यार मेरे पास एक्स एक्सिस पर फोर्स है, वाई एक्सिस पर डी है, यहां पर स्क्वायर बन रहा है, यहां पर लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ इंटू डी इक्वल्स टू डब्ल्यू। ठीक है, स्क्वायर बन रहा है या रेक्टेंगल बन रहा है। दूसरा टाइप क्या आपके पास फोर्स है? यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग फोर्स। इस बात का मतलब है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड एक यूनिफॉर्म तरीके से इंक्रीज करता जा रहा है। तो जब भी यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही होगी कोई भी वैल्यू, तो आपके पास ग्राफ ऐसा बनेगा कि आपके पास अ लाइन इंक्लाइंड विद एक्स एक्सिस बनेगी। ठीक है, एक इंक्लाइंड लाइन बनेगी जो कि एंगल बना रही होगी किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ। ये यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग तो नहीं बनी, मैं बनाने की कोशिश करता हूं हाथ से। बात सिर्फ ये है, ये यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग लाइन बन गई है। ठीक है, अब आप देखिए, अब आपसे कोई कहे कि ये आपके पास इसका एरिया अंडर द ग्राफ निकाल के दो, आप कहोगे इसका कैसे निकलेगा एरिया? तो आप कहोगे यार ये कौन सी शेप है? ट्रायंगल। तो ये आपके पास क्या होगा? वन एरिया क्या होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस पे आपके पास क्या है? डी। हाइट पे आपके पास क्या है? फोर्स। तो जाएगा 1/2 एफ इंटू डी। तो हाफ ऑफ दैट ऑफ यूनिफॉर्म फोर्स आ जाएगा वर्क इन यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग फोर्स। आई होप आपने फोर्स एंड मोशन अगर पढ़ा होगा तो आपको ये ग्राफ्स और ये बातें समझ आ रही होंगी। अब तीसरा जो ग्राफ है वो आपके पास है यूनिफॉर्मली, बल्कि वेरिएबल फोर्स का ग्राफ। ठीक है, डिक्रीजिंग का नहीं बनाते, सेम ही बात है। वेरिएबल फोर्स का ग्राफ, अगर मेरे पास कोई ऐसी फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है। ठीक है, टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो उस सूरत हाल में क्या ग्राफ बनेगा? कुछ इस तरह की लाइन बनेगी जो कि वेरिएबल फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही होगी। अब सवाल यहां पर यह बनता है कि मैं एरिया अंडर द ग्राफ कैसे निकालूं, मैं इसका वर्क डन कैसे निकालूं? तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? इसके लिए मैं डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट्स निकालूंगा, यानी कि छोटे छोटे पैचेस में जो है मैं इस में इधर डिवाइड कर दूंगा इस ग्राफ में, ऐसे ग्राफ कर दूंगा, बना दूंगा कि इस छोटे से पाथ में जो होगी वो फोर्स कांस्टेंट होगी, इस छोटे से पैच में जो होगी फोर्स कांस्टेंट होगी। तो इसका फॉर्मूला आपके पास क्या बनेगा? W इक्वल्स टू समेशन I इक्वल्स टू N अप टिल N।
एफ एन डी एन कॉज थीटा एन। ठीक है, ये हो गया एन आई इक्वल्स टू एन एफ एन डी एन कॉज थीटा एन। ये तरीका होगा आपके पास क्या निकालने का, वेरिएबल फोर्स निकालने का। एमडी कैट में आपको क्वेश्चन नहीं आने वाला वेरिएबल फोर्स का, ये मेरी गारंटी है। ये आपको यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग फोर्स दे सकता है, यूनिफॉर्म फोर्स भी दे सकता है, लेकिन वेरिएबल फोर्स की कैलकुलेशन बहुत ज्यादा मुश्किल है और बहुत ज्यादा लेंथी है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक एमसीक्यू में के लिए 1 मिनट और आपको इतनी मुश्किल कैलकुलेशन दे दी जाए। अब ये आपके पास है एमडी कैट 2017 का क्वेश्चन। ठीक है, एमडी कैट 2017 का क्वेश्चन। इसमें आपसे टोटल वर्क डन पूछा गया है फिगर में। आप वीडियो को पॉज करें और खुद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की 2 मिनट के लिए कोशिश करें। आई होप आपने वीडियो पॉज की होगी और सॉल्व करने की कोशिश की होगी। अब क्वेश्चन ये है, टोटल वर्क डन इन द फिगर। ठीक है, अगर किसी को यह बात पता हो, अगर किसी को यह बात पता हो कि ए से अगर किसी ने जर्नी शुरू की है ना, ए से अगर किसी ने जर्नी शुरू की है, वो बी तक गया है, लेकिन वो फिर ए पॉइंट पर वापस आ गया है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट यहां पे क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, ये बात तो आप सबको पता है ना। इसी तरह जब भी आपके पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में क्लोज्ड पाथ आ जाएगा, क्लोज्ड पाथ आ जाएगा, इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट 0 है, वर्क डन भी 0 है। इसका ऑप्शन होगा ये डी। तो आपने क्या देखना है, क्लोज्ड पाथ, चाहे ऐसा पाथ हो, चाहे ऐसा पाथ हो, चाहे ऐसा पाथ हो, चाहे ऐसा पाथ हो, किसी भी किस्म का पाथ होगा, क्लोज्ड पाथ होगा, तो वर्क डन क्या होगा, 0। तो यहां पर आपने एक चीज नहीं सीख ली कि क्लोज्ड पाथ में क्या होगा, वर्क डन 0 होगा। कुछ बातें आपको थ्योरी में के जरिए सिखाई जाती हैं, कुछ चीजें आपको क्वेश्चन करा कर आके सिखाई जाती हैं। ठीक है, जरूरी ये चीज है कि आपके पास टेक अवे कॉन्सेप्ट हो और आप चीज को आसानी से एक्सप्लेन कर सकें और आसानी से ग्रैब कर सकें। तो आई होप आपके फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ्स और एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमने स्टार्ट करना है वो सेकंड पार्ट है ऑफ द चैप्टर वर्क, एनर्जी एंड पावर में। ठीक है, वो आपके पास है एनर्जी। हम हमेशा से डिफाइन करते आ रहे हैं एनर्जी एज एबिलिटी टू डू वर्क। काम करने की एबिलिटी को हम एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास हीट एनर्जी है, आपने एक आइस क्यूब लिया, आइस क्यूब लेके आपने क्या किया, एक प्लेट में रख दिया। अब अगर ये आइस क्यूब मेल्ट हो जाएगा तो आप क्या कहेंगे कि ये इन सनरेज के पास कोई एनर्जी नहीं है क्योंकि उन्होंने कोई वर्क डन नहीं किया। आप ऐसा तो नहीं कह सकते ना। तो एबिलिटी टू डू वर्क की डेफिनेशन जो है वो बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो जाती है और बहुत ज्यादा क्लीशे किस्म की डेफिनेशन है। इसकी एक और डेफिनेशन लिखी जाती है बुक्स में, वो है एबिलिटी टू कॉज अ चेंज। अच्छा, ये कैसे, चेंज किसी भी तरह की हो सकती है। फॉर एग्जांपल यहां पे स्टेट में चेंज आ गई, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया हीट एनर्जी ने, तो ये भी आपके पास क्या है, एनर्जी है। यहां पर जो एमडी कैट के लिहाज से चीज है ना जो हमने पढ़नी है, वो ये है कि एनर्जी हम दो तरह से पढ़ते हैं। एक आपके पास होती है जी काइनेटिक एनर्जी, अच्छा काइनेटिक एनर्जी, और दूसरी होती है आपके पास क्या चीज, पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। डिफरेंस क्या है यहां पर, डिफरेंस एमडी कैट का आपको आगे जाते जाए आपको समझ आती जाएगी। सबसे पहली चीज जो हमने देखनी है, अब आपको इस बात का पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, बाय वर्चू ऑफ मोशन, ऑफ मोशन। और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, बाय वर्चू ऑफ पोजिशन, पोजिशन।
या हम कह सकते हैं रेस्ट। ठीक हो गई बात। अब यहां पे जो चीजें हम पढ़ते रहे ना पहले, उनको थोड़ा सा ना हम एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे, ज्यादा नहीं थोड़ा सा। पहले आप हमेशा पढ़ते रहे हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv²। ठीक है, 1/2 mv²। यहां पर हम क्या करने वाले हैं, p²/2m। कैसे p²/2m? तो ये चीज हम फोर्स एंड मोशन में प्रूव करेंगे कैसे, लेकिन बस इतनी बात आपने याद रख लेनी है फिलहाल, p²/2m। इक्वेशन नंबर ए, इक्वेशन नंबर बी, जितने भी काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे हम इसी दो इक्वेशंस के जरिए यहां पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी पे आ जाते हैं। तीन फॉर्मूलाज आपने याद रखने हैं यहां पर। पहला है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दूसरी पोटेंशियल एनर्जी आती है यहां पर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और तीसरी आती है यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। मैं सब यहां जितने फॉर्मूले लिखे ना मैं सबको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन 2 मिनट मेरे पे ट्रस्ट रख के ना आपने ये चीजें सुन लेनी है और सीख लेनी है, फिर मैं सारी एक्सप्लेन करता हूं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पीई इक्वल्स टू mgh, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पीई इक्वल्स टू 1/2 kx², और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पीई इक्वल्स टू डेल्टा वी इंटू क्यू। अब यहां पर काइनेटिक एनर्जी की पहले बात कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 mv², ये हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। नई चीज क्या है आपके पास, p²/2m। यहां पर p क्या है, मोमेंटम, और m क्या है, मैस। अच्छा, ये तो क्लियर हो गया। ऊपर वाला तो पता है ना आपको, मैस और वेलोसिटी है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैस g, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन h, हाइट। समझ आ गई। 1/2 kx², स्प्रिंग्स कांस्टेंट, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन x, डेल्टा v पोटेंशियल डिफरेंस, q आ जाएगा चार्ज। तो ये आ गई आपके पास सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जीज और काइनेटिक एनर्जीज के बीच में रिलेशन। अब रिलेशन नंबर 1, ये जो लिखा है ना हमने, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं और उससे रिलेटेड बातें डिस्कस करते हैं। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 m × v²। अगर मेरे पास दो बॉडीज है, तीन केसेस हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर मेरे पास दो बॉडीज हैं और उनकी वेलोसिटी क्या है, सेम, दो गाड़ियां जा रही है, ये एक गाड़ी जा रही है, ये दूसरी गाड़ी जा रही है। अब एक की वेलोसिटी v1 है, एक की वेलोसिटी v2 है, ये केस कंसिडर कर लें, दोनों आगे जा रही है, वेयर v1 इक्वल्स टू v2। तो काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी आपको कैसे पता चलेगा, तो अगर इस फॉर्मूले में ही पुट करके आप देख ले, काइनेटिक एनर्जी 1/2 भी कांस्टेंट है, v भी कांस्टेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। जिस गाड़ी का मास ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। अगर दूसरा केस ले लेते हैं, दूसरा केस ये है कि हमारे पास अगर यही दो गाड़ियां हैं और इन दोनों गाड़ियों की क्या है, काइनेटिक एनर्जी सेम है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी सेम है तो हम क्या करें, अगर यहां पर काइनेटिक एनर्जी सेम है तो वेलोसिटी उसकी ज्यादा होगी जिसका मास कम होगा। ठीक है, वेलोसिटी उसकी ज्यादा होगी जिसका मास कम होगा। कैसे प्रूव करोगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट आ गई, m उस तरफ चला गया तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। ठीक है, बच्चों वाली बात है, बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिर भी एक दफा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तीसरी चीज क्या, तीसरी चीज ये है कि अगर मैं ये कंडीशन दे दूं कि मेरे पास दोनों जो गाड़ियां हैं ना उनका मास सेम है। अच्छा, दोनों गाड़ियों का क्या है, मास सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, इस फॉर्मूला में देख लो किसकी ज्यादा होगी, इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये सबसे बेसिक जो इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर ए, उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस किए।
ठीक है, और इसमें से एमसीक्यूज भी काफी सारे जो बन सकते हैं वो भी हमने डिस्कस कर ली। अब नेक्स्ट चीज हम देखते हैं, नेक्स्ट चीज आ जाती है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का जो सबसे बेसिक फॉर्मूला है ना वो है mgh, और सब लोगों को इसी फॉर्मूले पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है कि ये फॉर्मूला हमें आता है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया तो हम कर ही लेंगे, ये बहुत से लोगों को ऐसा लगता है। लेकिन ये मैं आप लोगों की गलतफहमी दूर करने वाला हूं। अगर मैं आप लोगों को एक ऐसा क्वेश्चन दे दूं कि मेरे पास ये 4 ब्लॉक्स हैं, अब इन चारों ब्लॉक्स को आपने ऊपर नीचे स्टैक करना है। ठीक है, क्या करना है, ऊपर नीचे स्टैक करना है। तो कितना वर्क डन होगा, कितना वर्क डन होगा कि आप इन सब को जब स्टैक करेंगे वर्क डन कितना होगा, सोचिए इस बारे में। ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, सोचा? अब मैं बताता हूं। ये बात तो प्रूव हो गई ना कि एमजीएच वाले फॉर्मूले को भी आप सही से नहीं सोच सकते और इंप्लीमेंट कर सकते। अगर यहां पर मैं क्या करूं, मैं कह दूं कि ये ब्लॉक 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इसका मैथ बीएम है, इसका मैथ बीएम है, इसका मैथ बीएम है, इसका मैथ बीएम है। ठीक है, तो अगर एक किसी की हाइट जो है ना वो h है, ठीक है, वो क्या है, h है, तो इंडिविजुअली में हर एक की पोटेंशियल एनर्जी कितनी बनती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं, पहली अगर मैंने रखी ब्लॉक, पहला ब्लॉक मैंने रखा तो मास अपने ब्लॉक का आएगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आएगी और हाइट जो है वो अपने ब्लॉक की आएगी सिर्फ h। दूसरा वाला जब मैं स्टैक करूंगा तो उसके ऊपर स्टैक करूंगा, ठीक है, लेकिन हाइट क्या आएगी, पहले वाले की और फिर अपनी उसकी हाइट, क्योंकि उस हाइट पे जाके वो रख रहे हैं। इसी तरह तीसरे वाले की, इसी तरह चौथे वाले की। लेकिन क्या आपको लगता है कि आप इस चैनल पे आए हैं और आप लोगों को मैं इतना मुश्किल प्रॉब्लम करने के लिए इतना मुश्किल सोल्यूशन दे दूं? बिल्कुल भी नहीं। इसकी एक बहुत आसान शॉर्ट ट्रिक है। क्या है? शॉर्ट ट्रिक है, बॉन्ड ब्रेकर स्पेशल। क्या शॉर्ट ट्रिक है? वो है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 mgh। अच्छा, ये कैसे यूज होगी? n इज द नंबर ऑफ ब्लॉक्स या ब्रिक्स जो आपने क्वेश्चन में दिए, m मैस हो गया, g एक्सेलरेशन होगी, h हाइट होगी। pe इक्वल्स टू n माइनस 1 डिवाइड बाय 2 mgh का लगा के आप इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यही क्वेश्चन अगर आप ले लें 4 वाला, ठीक है, ये 4 वाला क्वेश्चन ले लें, pe इक्वल्स टू 4 माइनस 1 3 डिवाइड बाय 2 mgh, तो जाएगा pe इक्वल्स टू 6 mgh। ठीक है, अगर ये समझ नहीं आया एक दफा रिवाइंड कर लो और रिवाइंड करके देख लो कि भाई इसने क्या बोला है, ये पहले क्या मेथड समझाने की कोशिश कर रहा था और अब कौन सा मेथड समझाने की कोशिश कर रहा है। इस तरह का सवाल को ना आपके फिजिक्स के टीचर्स कहते हैं स्टैकिंग प्रॉब्लम। स्टैकिंग प्रॉब्लम ये आप लोगों को मैं गारंटी देता हूं पूरे इंटरनेट पे कोई भी नहीं कराएगा, आपकी अपनी कोचिंग एकेडमी में कोई नहीं कराएगा ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि किसी को खुद नहीं आता ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक की, और उस टॉपिक की जो कि बहुत एंटिसिपेटेड होता है, वो है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। लेकिन आई थिंक वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का जो टॉपिक है डिजर्व्स अ कंप्लीट लेक्चर ऑन इट। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में वर्क एनर्जी प्रिंसिपल कराता हूं, तब तक आप इस सारे नॉलेज को हजम करें, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आप चाहते हैं मैं कराऊं तो मुझे बताएं, मैं नेक्स्ट लेक्चर इनके ऊपर क्वेश्चंस का करा दूंगा, और फिर आगे हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएं। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं, अल्लाह।